मैं दो संतरियों के बीच में बैठा था जिनके कांधे मेरे कांधों से मिले हुए थे। पट्टी आंखों पर इस कदर कसकर बांधी गई थी कि मेरा सर दर्द करने लगा था, लेकिन मेरे हाथ भी पीछे बंधे थे। हाथ खुले भी होते तो मैं अपनी आंखों की पट्टी को ढीला नहीं कर सकता था। ट्रक एक सीधी सड़क पर दौड़ा जा रहा था। उसने अभी तक कोई मोड़ नहीं मुड़ा था। मुझे ठंड लग रही थी। ये बात जाहिर थी कि मुझे किसी बहुत बड़े उक़ूबत खाने की तरफ ले जाया जा रहा है, जहाँ मुझे नाकाबिले बर्दाश्त अजियतें दी जाएंगी और मुझसे ये मालूमात हासिल करने की कोशिश की जाएगी कि जम्मू में मेरे साथी कहाँ छुपे हैं। उसके बाद मुझसे पाकिस्तानी फौज की अहम तंसीबात के बारे में पूछा जाएगा। मैं इस भयानक अजियत के लिए ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार कर रहा था। ट्रक अब इस तरह मोड़ काट रहा था जैसे पहाड़ी सड़क पर जा रहा हो। कभी चढ़ाई आ जाती और कभी उतराई। एक बार उतराई पर ट्रक देर तक चलता रहा, फिर एक तरफ को घूमा और रुक गया। दो आदमियों ने मुझे उठाकर ट्रक से बाहर निकाला और जमीन पर खड़ा कर दिया। मेरी आंखों पर से पट्टी उतार दी गई। मेरी आंखें पहले तो चकाचौंध हो गईं। मुझे बाजुओं से पकड़कर एक तरफ ले जाया जा रहा था। मैंने आंखें खोल दी। ये पहाड़ियों के दरमियान एक लंबी बैरक थी जिसकी ढलानी छत पत्थर की सलेटों से बनी हुई थी। बैरक के लंबे बरामदे में दो खाली चारपाइयां बिछी थीं। मैं उन चारपाइयों के पास फर्श पर बिठा दिया गया। इर्द गिर्द वीरानी और गहरा सन्नाटा था। किसी परिंदे के बोलने की भी आवाज नहीं आ रही थी। दो आदमी वहीं खड़े रहे। दो संतरी एक तरफ से डबल मार्च करते आए और मुझे डंडा डोली करके उठाकर एक कमरे में लाकर डाल दिया। दोनों के कंधों से स्टेन गन्ने लटक रही थीं। छोटे से कमरे में सिवाय एक मिट्टी के मटके के और कुछ नहीं था। दरवाजा खुला और विंग कमांडर भटनागर अंदर आ गया। उसके पीछे पीछे एक आदमी कुर्सी और टेप रिकॉर्डर उठाए हुए था। कुर्सी पर विंग कमांडर बैठ गया। टेप रिकॉर्डर फर्श पर रख दिया गया। माइक उसने मेरी तरफ करके कहा, गधे की औलाद, अपने आप सब कुछ बता दोगे तो बच जाओगे। बोलो, तुम किसके साथ बॉर्डर क्रॉस करके आए थे? जम्मू कश्मीर में तुम्हारे साथी कहाँ हैं? तुम्हारे साथी पुल तबाह करने के बाद कहाँ छुपे हुए हैं? मैंने कहा, जो कुछ आप मुझे समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। सच ये है कि मैं लाहौर का गुंडा था। लाहौर में गुंडों की पकड़ धकड़ शुरू हुई तो मैं बॉर्डर क्रॉस करके इधर आ गया। भटनागर मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। बोला, लेकिन तुम तो साधु का भेष बदल कर मेरे घर आए और तुमने अपने साथी कमांडो से मिलने पर इसरार किया था। मैंने कहा, जनाब, मैं आप पर असर डालना चाहता था ताकि यहाँ आराम से साधु बनकर जिंदगी बसर कर सकूं। इतना कहना था कि मुझ पर ठुड्डों और घूसों की बारिश शुरू हो गई। उन सब ने मिलकर मुझे इतना मारा कि दर्द से मेरी चीखें निकल गईं और मैं बेहोश हो गया। होश आया तो एक संतरी प्याले में पानी पिला रहा था। विंग कमांडर भटनागर ने आस्तीनें चढ़ा रखी थी। वो गजबनाक लहजे में बोला, तुम ज्यादा देर तक सच्चाई को नहीं छुपा सकोगे। अभी तुम्हें पूछगिछ के कई सेंटरों की सैर करवाई जाएगी। तुम्हें ऐसी ऐसी अजियतें दी जाएंगी कि तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी। बेहतर है कि यहीं अपना बयान रिकॉर्ड करवाकर अपनी जान बचा लो। मैं सब जानता था कि वो झूठ बोल रहा है। मैंने सारे राज बता भी दिए तो मेरा रिकॉर्ड दिल्ली, तिरुचिरापल्ली और पठानकोट से मंगवा लिया जाएगा और जब सारी हकीकत सामने आ जाएगी तो ये मुझे शूट कर देंगे। चुनाचे मैं अपने पहले वाले बयान पर कायम रहा। मेरी फिर ठुकाई शुरू हो गई। वो बड़ी बेदर्दी से मुझे ठुड्डे और मुक्के मार रहे थे। मैं कोई कमजोर मर्द नहीं था। मेरे अंदर काफी कुव्वत थी। जिस्म भी गठा हुआ था और फौलाद की तरह मजबूत था, लेकिन वो कुछ इस तरीके से मुझे मार रहे थे कि मेरी हड्डी टूटने लगी और मैं फिर बेहोश हो गया। होश आया तो कमरे में अकेला फर्श पर पड़ा था। अंग अंग दुख रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने मटके में से थोड़ा सा पानी निकाल कर पिया और ठंडे फर्श पर सीधा लेट गया। दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे। कभी अपने साथी कमांडो नंबर 9 का ख्याल आता कि उस पर क्या गुजरी होगी। कभी ये सोचता कि अब मेरा क्या अंजाम होगा। यहाँ से फरार मुझे एक नामुमकिन बात नजर आ रही थी, लेकिन मैंने हौसला नहीं हारा था। उस वक्त मेरा सारा बदन फोड़े की तरह दुख रहा था। कमबख्तों ने बहुत बुरी तरह से मुझे पीटा था। ये कोई अजियत नहीं थी। मैं खूब जानता था कि अभी मुझे आलात उक़ूबत के जरिए अजियत दी जाएगी। मैंने आंखें बंद कर ली। न जाने क्यों मुझे उस वक्त स्याह फाम सिथा का ख्याल आने लगा। बुजुर्ग के मुकद्दस नक्श का भी ख्याल आया। ये सारे जराए, सारे राब्ते मुझसे टूट चुके थे और मेरी कोई मदद नहीं कर सकते थे। न जाने दिन का क्या वजह होगा कि एक संतरी दरवाजा खोलकर अंदर आया और मेरे पास एक टीन का डब्बा रखकर वापस चला गया। मैंने उठकर देखा, टीन के डिब्बे में 2 सूखी रोटियां ठुसी हुई थी। भूख लग रही थी, मजबूरन सूखी रोटियां खाईं, पानी पिया और जगह जगह से दुखते बदन को सहलाता रहा। रात को फिर पूछगिछ का सिलसिला शुरू हो गया था। जब मैं अपने साबिका बयान पर ही कायम रहा तो विंग कमांडर भटनागर के इशारे पर 2 संतरियों ने मेरे गले में कपड़ा डाला और उसे कसना शुरू कर दिया। मेरी आंखें बाहर को उबल आईं, सांस उखड़ गया, नजर के आगे तारे नाचने लगे। मैं बहाना बनाकर बेहोश हो गया कि कमबख्त इस जानलेवा अजियत से कुछ देर के लिए तो निजात मिलेगी। उन्होंने मुझे बेहोश पाकर एक बार फिर लातों ठुड्डों से मारना शुरू कर दिया। मेरी चीखें निकल रही थी।
थी। भटनागर मुझे गालियां देते हुए बार बार कह रहा था, कब तक नहीं भगोगे। 2 दिन और 2 रातें मेरे साथ यही सुलूक होता रहा। मैं अधमुआ हो गया था, जिस्म दर्द से फटा जा रहा था, बड़ी मुश्किल से अपनी जगह से हरकत कर सकता था। तीसरे रोज मुझे खाने को न दिया गया, सिर्फ पानी पीकर गुजारा करता रहा। चौथे रोज मुझे 2 सूखी रोटियां खाने को मिली और 5वें रोज मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे वहां से निकाला गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक मुझे एक बंद ट्रक में बिठाया गया था और ट्रक किसी नामालूम समत रवाना हो गया। करीबन 1 घंटे बाद मेरी आंखों पर से पट्टी खोल दी गई। अब मेरे हाथों में हथकड़ी डाल दी गई थी। 2 संतरी मेरे दाएं बाएं और 1 संतरी ट्रक में मेरे सामने बैठा था। उनमें एक सिख था। ये इंडियन एयरफोर्स की वर्दी में थे। ट्रक देर तक चलते रहने के बाद एक जगह रुका। मुझे डबल रोटी के 2 टुकड़े और चाय दी गई। कुछ देर रुकने के बाद ट्रक फिर अपने सफर पर रवाना हो गया। अभी मालूम ना हो सका था कि मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है। ट्रक तरपाल से ढका हुआ था। छोटे छोटे सुराखों में दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। ट्रक अब पहाड़ी रास्तों से निकलकर मैदानी इलाके में आ गया था और दरमियानी रफ्तार से चल रहा था। सूरज गुरूब हो रहा था कि ट्रक एक जगह घूमकर रुक गया। संतरी तरपाल उठाकर बाहर कूद गए। बाहर जाते ही उन्होंने स्टेन गन्ने तान ली। मुझे ट्रक से बाहर निकाला गया। मैं एक रेलवे स्टेशन के सामने खड़ा था। भला इस रेलवे स्टेशन को मैं कैसे नहीं पहचान सकता था। इस शहर से मेरी कमांडो जिंदगी का आगाज हुआ था। ये अमृतसर का रेलवे स्टेशन था। लोग एक साधु को हथकड़ी में देखकर जमा हो गए। जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं पाकिस्तानी जासूस हूं तो मेरे खिलाफ नारे लगने शुरू हो गए। संतरी मुझे बड़ी मुश्किल से लोगों के दरमियान से निकालकर रेलवे स्टेशन के अंदर ले गए। मुझे वेटिंग रूम में मुसल्लाह संतरी की हिफाजत में फर्श पर बैठा दिया गया। वेटिंग रूम की घड़ी रात के 8 बजा रही थी कि मुझे बाहर निकाला गया। प्लेटफॉर्म पर जनता एक्सप्रेस खड़ी थी। लोग एक बार फिर मेरे गिर्द जमा हो गए। संतरियों ने मुझे एक फौजी डिब्बे में बिठाया और डिब्बे के दोनों दरवाजों पर मुसल्लाह गार्ड खड़े हो गए। 8:40 पर जनता एक्सप्रेस अमृतसर से रवाना हुई। सीढ़ियों वाला पुल गुजर गया। कंपनी बाग वाला पुल भी गुजर गया। शरीफपुरे की रोशनियां नजर आने लगी। ये भी पीछे रह गईं। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी। 9:30 बजे ट्रेन जालंधर के रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो मुझे बाहर निकाल लिया गया। मैं समझ गया कि मुझे जालंधर के मिलिट्री इंटरोगेशन सेंटर ले जाया जा रहा है। अमृतसर के बाद यही पंजाब का सबसे खतरनाक और खौफनाक इंटरोगेशन सेंटर था, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े जासूसों की रूह कांप जाती थी। स्टेशन के बाहर मेरे स्वागत के लिए चारों तरफ से बंद फौजी जीप तैयार खड़ी थी। जालंधर शहर के बाजारों से गुजरती जीप जालंधर मिलिट्री इंटरोगेशन सेंटर के दरवाजे पर जाकर रुक गई। ये दरवाजा किसी जेल खाने से कम नहीं था। मुसल्लाह गार्ड का पहरा था। ड्यूटी में एक दफ्तर था जहां मेरे बारे में जरूरी इंदिराज वगैरह किया गया। मेरी आंखों पर पट्टी बांधी गई। 2 सफेद पोश इंटेलिजेंस वाले मुझे हथकड़ी समेत एक तरफ लेकर चले। कई एक बरामदों की भूल भुलैयों में से गुजार कर ये लोग मुझे एक कमरे में ले गए जहां उन्होंने मेरी आंखों की पट्टी खोल दी। छत के साथ 2 रस्से लटक रहे थे और दीवार के साथ लोहे का एक स्ट्रेचर नुमा शिकंजा पड़ा था। मुझे दी जाने वाली अजियतों का अलमनाक बाब शुरू होने वाला था। जालंधर इंटरोगेशन में मुझे जो अजियतें दी गईं उन्हें याद करके आज भी मेरी रूह कांप उठती है। मेरे जिस्म को आहनी शिकंजे में फंसा कर कसा गया। सारा दिन मुझे छत से उल्टा लटकाए रखा गया। मेरे जिस्म में पानी दाखिल करके पेट को बजाते तो मेरी चीखें निकल जाती। नाजुक हिस्सों को जलते सिगरेटों से दागा गया। मैं बेहोश हो जाता तो मेरे होश में आने का इंतजार किया जाता। होश में आता तो तशद्दुद का बहीमाना सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता। मेरी हालत इतनी नाजुक हो गई कि मैं मौत की दुआएं मांगने लगा। लेकिन इन तमाम अजियतों के बावजूद मैंने उन्हें वो मालूमात न दी जो वो मुझसे हासिल करना चाहते थे, यानी ये कि मेरे साथी भारत में कहां पर हैं, उनका खुफिया कोड क्या है। मैंने एक ही रट लगाए रखी कि मैं रजाकाराना तौर पर अकेला ही जासूसी करने भारत आया था और मेरा यहाँ कोई साथी नहीं। इसकी वजह ये थी कि एक तो उन्होंने मुझे जम्मू में रंगे हाथों पकड़ा था। दूसरे ये बात भी उन पर खुल गई थी कि मैं हिंदू साधु नहीं बल्कि मुसलमान हूँ। उनके सामने मैं अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकता था। बस इतना एतराफ जरूरी था कि मैं रजाकार जासूस हूँ और अपने तौर पर भारत आया था। जब वो लोग मुझसे अपनी बात न मनवा सके और उन्हें मेरे पिछले रिकॉर्ड का भी कुछ इल्म न हो सका तो मुझे इंटरोगेशन सेंटर के उकूबत खाने से निकाल कर सेंट्रल जेल में पहुंचा दिया गया। 1 महीना मुझे फांसी की तंगोतारी कोठरी में बंद रखा गया। फिर जराइम पेशा कैदियों के वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। चूंकि मैं पाकिस्तानी जासूस मशहूर था, इसलिए जेल के हिंदू और सिख कैदी मुझसे बुरा सलूक करते। आते जाते मुझे गालियां दी जाती। मैं लोहे की सलाखों वाली बैरक के कोने में चुपचाप बैठा दूर जेल की ऊंची दीवार को देखता रहता। उस दीवार के 2 कोनों पर ऊंची मचाने बनी थी जहां सिपाही हर वक्त पहरा देते थे। अजियतें बर्दाश्त करते करते मैं कमजोर हो गया था। मुझे यही बताया गया कि मेरा चालान ही अदालत में पेश कर दिया जाएगा, मगर वो वक्त न आना था न आया। सेंट्रल जेल में आने से इतना फायदा जरूर हुआ कि मुझे अजियत और तशद्दुद से निजात मिल गई थी। दूसरे यहाँ पतली दाल और जली हुई रोटियां ही सही लेकिन 2 वक्त खाने को मिल जाता। मेरी खोई हुई ताकत बहाल होना शुरू हो गई।
यूं ही 3 महीने गुजर गए। इस दौरान में मैंने वहां से फरार की कई तरकीबें सोची, मगर उन पर अमल न कर सका। एक तो मैं अकेला था, उसके अलावा मुझ पर हर वक्त कड़ी नजर रखी जाती। रात को बैरक के बाहर भी मुसल्लह पहरेदार गश्त करते रहते थे। मुझे महसूस होता कि जेल के अंदर भी पहरेदारों की निगाहें मेरी मुसलसल निगरानी कर रही हैं। जेल का सुपरिटेंडेंट एक हिंदू टेक राम शर्मा था, जो जाहिर है संगदिल इंसान था और कैदियों को खुद अपने दफ्तर में बुलाकर बेद से पीटता था। गाली हर वक्त उसकी जबान पर रहती थी। मेरे साथ उसका सलूक इतना बुरा नहीं था, गाली गलोच कर लेता, मगर उसने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया था। साफ लग रहा था कि उसे ऊपर से हिदायत मिली है कि मेरे साथ नरमी का बर्ताव किया जाए। शायद हुक्काम बाला को अभी तक यकीन नहीं था कि अगर मेरा कोई जासूस साथी है तो वो किसी न किसी रूप में मुझसे मुलाकात करने जरूर आएगा। हफ्ते में एक रोज जब मुलाकात का वक्त आता तो मुझे बैरक से निकाल दिया जाता और पहरेदार जानबूझकर इधर उधर हो जाते। मैं उनकी इस चाल को बखूबी समझ रहा था, लेकिन अव्वल तो मेरा वहां कोई साथी नहीं था, और अगर होता भी तो वो कभी मुझसे मुलाकात न करने आता। तहाँ मैं मुलाकातों के वक्त जेल के सहन में चल फिर कर कैदियों से मुलाकात करने वालों का मुशाहिदा करता। अब मैंने वहां से फरार होने के मंसूबे पर गौर करना शुरू कर दिया था, अगरचे कोई वाज़ेह तरकीब मेरे जहन में नहीं आई थी। जेल में मेरी एक सिख कैदी से सलाम दुआ हो गई थी, जो डाके और कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा भुगत रहा था। उसका नाम घुम्मन सिंह था। ऊंचा लंबा जात का जट था, दाढ़ी को ऊपर खींचकर रुमाल से बांधे रखता। आंखें खूनियों जैसी थीं, मगर दिल का साफ और बेलौस था। खरी बात मुंह पर कह देता। सुपरिटेंडेंट जेल भी उससे डरता था और उसको कभी गाली वगैरह नहीं दी थी। घुम्मन सिंह से सारे कैदी खाइफ रहते थे और उसकी बड़ी आवभगत करते थे। वहां मशहूर था कि घुम्मन डकैत ने 12 खून किए हैं। घुम्मन सिंह डकैत से मेरी दोस्ती की इब्तिदा एक इत्तेफाकी हादसे से हुई। वो नाभ जेल से जालिंधर की सेंट्रल जेल में लाया गया था। उसे यहाँ आए अभी 1 महीना ही हुआ होगा कि सारी जेल में उसकी बदमाशी की धाक बैठ गई। उसकी मुलाकात को बड़े बड़े पगड़ों और रेशमी लाचों वाले अमीर सिखाते और उसे हर रोज बाहर से खाना भी पहुंच जाता था, और जब कभी उसे शराब मिल जाती तो नशे में बदमस्त होकर वो बड़ा उधम मचाता। घुम्मन सिंह डकैत ने एक रोज शराब के नशे में सुपरिटेंडेंट जेल शर्मा को गाली देकर कहा कि अगर उसने उसके खिलाफ शिकायत की तो वो जेल में रहकर भी उसके सारे खानदान को कत्ल करवा देगा। शर्मा डर गया और घुम्मन सिंह डकैत के सामने आने से हमेशा गुरेज करता। एक दिन बारिश के बाद मौसम खुला तो घुम्मन सिंह डकैत बैरक से निकलकर पीपल के दरख्त तले ईंटों के चबूतरे पर बैठ गया। वो कैदी उसकी पिंडलियां दबाने लगे। घुम्मन सिंह डकैत अपनी दाढ़ी को बांट कर रुमाल में बांधकर ऊपर चढ़ा रहा था कि अचानक उधर से मेरा गुजर हुआ। घुम्मन सिंह डकैत की पुश्त मेरी तरफ थी। मैंने देखा कि पीपल के तने में से एक काला सांप निकलकर घुम्मन सिंह की तरफ बढ़ रहा है। जो 2 मुशक्कती घुम्मन सिंह की चापी कर रहे थे उनकी नजर भी सांप पर न पड़ी। मैं बेख्तियार चिल्लाया, घुम्मन सैया सांप। घुम्मन सिंह अपनी जगह से उछला, मगर इतने अरसे में सांप उसे डस चुका था। पहले तो सिंह को पता ही न चला कि मुशक्कती भाग गए हैं। सांप ने घुम्मन सिंह की रान पर डसा था। वो तहमत उठाकर अपनी रान को देखते हुए बोला, ओए डंग मार गया ओए। सांप का जहर अपना असर दिखाने लगा था। घुम्मन सिंह को चक्कर आ गया। वो बैठ गया और जहां सांप ने काटा था उस जगह अपनी पगड़ी उतार कर बांधने की कोशिश करने लगा। मैं लपक कर उसके पास आ गया। मेरे पास सिधा का दिया हुआ सांप का मनका उस वक्त भी मौजूद था। मैंने उसे चीथड़े में लपेट कर अपने बाजू के साथ बांध रखा था। बुरे से बुरे हालात में भी मैंने उस मनके को अपने से जुदा नहीं किया था। उसके बारे में हर किसी को मैंने यही बताया था कि ये काला पत्थर मेरी वालिदा की निशानी है, जो उन्होंने मरते वक्त मुझे दी थी, और कहा था कि इसे अपने से कभी जुदा न करना। खुदा जाने क्यों ये सुनकर किसी ने मुझसे उस मनके के बारे में फिर कोई सवाल न किया। मैंने इंटरोगेशन सेंटर में जानलेवा तशद्दुद बर्दाश्त किया। उस वक्त भी ये मनका मेरे पास ही रहा। मैंने घुम्मन सिंह को लेट जाने का कहा और बाजू पर बंधा चीथड़ा खोल कर मनका निकाल कर घुम्मन सिंह की रान पर उस जगह रख दिया जहां सांप ने काटा था। वहां शोर मच गया। कैदी जमा हो गए, सिपाही और पहरेदार भी आ गए। मैंने ये कहकर किसी को करीब न आने दिया कि मैं सुलेमानी मनके पर दम पड़कर सांप का जहर जायल करने की कोशिश कर रहा हूँ। सीधा के सांप का मनका इंतहाई सरीउल असर था। उसने देखते ही देखते सांप का सारा जहर चूस लिया। घुम्मन सिंह को बैरक में ले जाकर लिटा दिया गया। सुपरिटेंडेंट जेल और वार्डन भी आ गए। घुम्मन सिंह का बयान और मेरे अलावा मुशक्कती कैदियों की भी शहादतें कलमबंद की गईं। घुम्मन सिंह को गर्म दूध पिलाया गया। शाम तक वो बिल्कुल ठीक हो गया। इस वाक़ये ने घुम्मन सिंह को मेरा गर्विदा बना दिया। आदमी बहादुर और दिल का खरा था। एक रोज कहने लगा, करमदीन तुम नौजवान हो, अगर तुम सचमुच पाकिस्तानी जासूस हो तो मुझे बता दो। मेरा बाहर बड़ा असर रसूख है, मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगा। मैंने अपना नाम करमदीन बताया हुआ था। मैं अपना राज कभी उस पर जाहिर नहीं कर सकता था। मैंने उसे भी वही मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि मैं पाकिस्तानी जरूर हूँ, मगर भारत की सैर करने और भारतीय फिल्में देखने की लालच में सरहद पार करके यहाँ आ गया। तमिलनाडु तक घूमता फिरता रहा। जम्मू में पुलिस को मुझ पर शक हुआ तो साधु का भेष बदल लिया।
कश्मीर की सैर करने का इरादा था कि पुलिस ने पकड़ लिया। गुम्मन सिंह मुझे अपनी लाल लाल आंखों से घूर रहा था, मुस्कुराया और बोला, आदमी तुम बड़े पक्के हो। फिर मेरे कांधे पर हाथ मारकर बोला, करमदीन कुछ भी हो, असी तुम्हारे यार हैं, तुमने हमारी जान बचाई है, हम तुम्हारे जरूर काम आएंगे। गुम्मन सिंह को बाहर से जो खाना आता वो मुझे उसमें जरूर शरीक करता, मगर मैं इससे ताल्लुकात उस्तवार करने के बारे में बड़ा मोहतात था। अपने तौर पर मैं वहां से फरार होने की तरकीबों पर गौर करता रहता। एक दिन मैं अपनी बैरक वाली कोठी में बाहर बैठा धूप सेंक रहा था कि जेल का असिस्टेंट वार्डन 2 हवालदारों के साथ एक बदहाल कैदी को घसीटे हुए लाया और मेरे साथ वाली कोठरी में उसे धक्का देकर गाली दी और कहा, यहाँ से अब तेरे पाकिस्तान का सदर भी तुझे निकाल नहीं सकेगा। ये कहकर वो लोग चले गए। पाकिस्तान का नाम सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैंने साथ वाली कोठरी में जाकर देखा कि एक उधेड़ उम्र का मगर मजबूत डील डोल वाला आदमी, जिसकी खशखशी दाढ़ी थी और जिसने शलवार कमीज पर गर्म स्वेटर पहन रखा था, फर्श पर औंधे मुंह पड़ा था। मैंने उसका चेहरा उठाया तो उसके होंठों से खून बह रहा था और माथे पर नील के निशान थे। उसे बहुत मारा पीटा गया था। मैंने कहा, तुम कौन हो? उस आदमी ने रहम तलब नजरों से मेरी तरफ देखा और गुलूगीर आवाज में कहा, इन काफिरों से मुझे बचा लो, इन्होंने मुझे बहुत मारा है। मैंने सवाल किया, तुम्हारा जुर्म क्या है? वो बोला, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मेरी कोठरी से चले जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं चुपके से उठकर बाहर आ गया। मेरा जहन अभी तक सोच रहा था कि वार्डन ने ये क्यों कहा था कि यहाँ से तुझे पाकिस्तान का सदर भी निकाल नहीं सकता, कहीं ये पाकिस्तानी जासूस तो नहीं है। मैं उठकर दोबारा कोठरी की तरफ जाने लगा तो गुम्मन सिंह उधर से गुजरा। बोला, करमदीन ये नया रंगरूट कहाँ से आया है? मैंने अनजान बनकर कहा, मुझे मालूम नहीं, वार्डन इसे यहाँ फेंक गया है। रात को बड़ी सर्दी थी, बर्फानी हवा चल रही थी। मैं पुराने कंबलों में लिपटा अपनी कोठरी के कोने में दुबका पड़ा रहा कि मुझे साथ वाली कोठरी से कराहने की आवाज सुनाई दी। ये नए कैदी की आवाज थी। अचानक वो कलमा शरीफ का विर्द करने लगा जैसे उसका आखिरी वक्त आ गया हो। अब मुझसे रहा न गया। मैं उठकर दबे पांव उसकी कोठरी में दाखिल हुआ। वो गंदे कंबलों के ढेर में पड़ा कराहते हुए बार बार कलमा पढ़ रहा था। मैं करीब जाकर बैठ गया। भाई क्या तकलीफ है? तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? उस कैदी ने मुझे डांटते हुए कहा, दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे मरने दो, मैं इस्लाम और अपने प्यारे पाकिस्तान के नाम पर जान दे रहा हूँ। फिर उसकी आवाज बंद हो गई। मुझे तशवीश हुई। मैंने देखा कि वो बेहोश हो गया था, लेकिन उसका सांस चल रहा था। मैंने बैरक में गश्त करते हवालदार को जाकर सूरत हाल बताई तो उसने मुझे गाली देकर कहा, तुम चाचे लगते हो उसके, वो भी तुम्हारी तरह पाकिस्तानी जासूस है, मरता है तो मरने दो, चलो अपनी कोठरी में, अब बाहर निकले तो शूट कर दूंगा। मैं वापस अपनी कोठरी में आकर लेट गया। दूसरे दिन सुबह काफी दिन चढ़े जेल के वार्डन ने मेरे साथ वाले पाकिस्तानी जासूस की कोठरी में जाकर उसे कोई दवाई पिलाई और उसे गालियां देता वापस आ गया। सारा दिन नया कैदी बाहर न निकला। शाम को डॉक्टर भी उसका मुआयना करके चला गया। रात के वक्त नए कैदी को उठाकर जेल की डिस्पेंसरी में ले जाया गया, जहां वो सारी रात पड़ा रहा। 2 दिनों के बाद मैंने उसे जेल की डिस्पेंसरी के बाहर जमीन पर धूप में उकड़ू बैठे देखा। वो बहुत बीमार लग रहा था। पाकिस्तानी होने के नाते मुझे कुदरती तौर पर उससे हमदर्दी हो गई थी। मैंने करीब जाकर उसकी खैरियत दरियाफ्त की तो उसने गुस्सीली नजरों से मुझे देखते हुए गुर्रा कर कहा, तुम मेरा पीछा छोड़ोगे या नहीं? दफा हो जाओ, तुम वार्डन के पिट्ठू हो, तुम मुझसे कोई मालूमात हासिल नहीं कर सकते। और उसने मुझे गंदी गाली दे दी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया मगर मैं पी गया। उसने मुझे वार्डन का पिट्ठू कहकर मेरी तौहीन की थी। शायद उसे ये पता नहीं था कि मैं भी मुसलमान हूँ और मुझ पर भी पाकिस्तान के जासूस होने का इल्जाम है। मैंने जब उसे बताया कि मैं हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान हूँ और मुझ पर भी पाकिस्तानी जासूस होने का इल्जाम है, इस पर उस नए कैदी ने घूर कर मुझे देखा और बोला, तुम बकवास करते हो, तुम अगर मुसलमान हो भी तो वार्डन के पिट्ठू हो, तुम भारतीय हुकूमत के नौकर हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, जाओ अपना काम करो। उस वक्त मैंने यही मुनासिब समझा कि उससे मजीद बातचीत नहीं करनी चाहिए। मैं वहां से चला आया, लेकिन मेरे दिल में उस मुसलमान कैदी के लिए हमदर्दी पैदा हो गई थी, खास तौर पर जबकि उस पर पाकिस्तानी जासूस होने का इल्जाम था। अगरचे ये नया मुसलमान कैदी मुझे अपने करीब आने की इजाजत नहीं देता था, लेकिन मैंने हौसला नहीं हारा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।